मेंबर जो अपने आप को पीटीआई स्पॉन्सर्ड कहते हैं, बड़े शौक से हुकूमत बनाएं। अगर वो मेजॉरिटी दिखा देंगे, बड़े शौक से हम बैठेंगे ऑपोजिशन बेंचेस पे। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएं। केपी में रिजर्व सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएं। केपी में अली अमीन खान गंडापुर, उनको ये मैंडेट दिया है कि वो हुकूमत बनाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी। जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, उस पर हम इशू टू इशू जरूर सपोर्ट करेंगे। मेरा ख्वाहिश ये जरूर होगा कि सदर जरदारी इस मुल्क का सदर बने। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि शेर को तीर का सहारा तो मिल गया, लेकिन क्या मुल्क सियासी बहरान से निकल पाएगा। नाज़रीन, 2024 के मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद बनने वाले सियासी मंजरनामे में आज दो अहम पेशरफ्त हुई। 8 फरवरी के बाद दो सवालात उठाए जा रहे थे। एक ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट तो ले लिए, लेकिन वो पार्लियामेंट में अपने वजूद को कैसे बरकरार रख पाएगी। दूसरा यह कि अगर हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे का साथ नहीं देती तो फिर मुस्तकबिल का सियासी नक्शा क्या होगा। आज इन दोनों सवालात के जवाब तकरीबन सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने मेरे कप्तान से मुलाकात के बाद सहाफियों को बताया कि मेरे कप्तान चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ बरकस, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाए। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को एक खुला चैलेंज किया था कि आज़ाद अक्सरियत दिखा देते हैं तो हम शौक से ऑपोजिशन में बैठेंगे। हुकूमत बनाने के लिए तहरीक इंसाफ को पहले पार्लियामेंट में अपने वजूद को जाहिर करना था। बैरिस्टर गौहर के बाद तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ ने विफाक और पंजाब में मजलिस वाहिद मुस्लिमीन के साथ हुकूमत बनाने का फैसला किया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया जाएगा। दूसरी अहम पेशरफ्त जिसके बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की राह हमवार हुई, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से किया गया फैसला था। आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देगी, ताहम वफाकी काबीना में शमूलियत में दिलचस्पी नहीं रखती। उन्होंने ये एतराफ़ किया कि पीपल्स पार्टी के पास वफाकी हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है, इसलिए वो वज़ीर आज़म की उम्मीदवार नहीं है। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून का साथ देने और तहरीक इंसाफ के मजलिस वाहिद मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद के बाद मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा कैसा होगा, इस पर हम 6 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, मुस्लिम लीग नून को एक इत्तेहादी हुकूमत नहीं बल्कि एक अक़लियती हुकूमत मिल रही है, जिसे IMF के पास जाना पड़ेगा। एक ऐसी हुकूमत जिसके पास वाज़े अक्सरियत नहीं, क्या वो मुश्किल फैसले कर पाएगी। सवाल नंबर 2, बिलावल भुट्टो ने वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देने का ऐलान तो किया, लेकिन यह भी कहा कि काबीना में शामिल नहीं होंगे। क्या एक जरदारी पूरी हुकूमत पर भारी होंगे। सवाल नंबर 3, बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट, सदर मुमलिकत और स्पीकर के लिए उम्मीदवार खड़े करेगी। अगर इन ओहदों पर पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल कर लेती है तो क्या ये नून लीग के लिए घाटे का सौदा तो नहीं होगा। सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के साथ बात करने से इनकार कर दिया था। क्या तहरीक इंसाफ के रवैये से मायूस होकर पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देने का फैसला किया है। सवाल नंबर 5, अली अमीन गंडापुर की बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजदगी से यह समझा जा सकता है कि मेरे कप्तान मफाहमत की नहीं बल्कि तसादुम की सियासत को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। सवाल नंबर 6, तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद का ऐलान करने के थोड़ी देर बाद ही जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नुमाइंदगी से महरूम हो गई। क्या मजलिस वाहिद मुस्लिमीन कौमी असेंबली में अपना वजूद बरकरार रख सकेगी। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एतजाज़ साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ऐलान किया गया कि हम काबीना में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वज़ीर आज़म मुंतखब करने के लिए पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये मजबूरी का फैसला है या ये एक इंटेलिजेंट सियासी मूव है, क्या कहेंगे इस पे आप? ये इसमें मंसूर, मेरे ख्याल में जो नतीजा निकला है ओवरऑल सियासत में, तो यही निकला है कि वो पुरानी पोलराइजेशन जो थी वही बरकरार रही है। और इसमें आप देखें कि उधर से भी ऐलान पहले से हो रहे थे, और जिस तरह की धांधली की है नवाज शरीफ ने और मरियम के केस में, और अगर साद रफीक
तो खुद से एक बड़ा अच्छा उसने जेस्चर दिया कि वो उसने फोन कर दिया अपने राइवल को और उसको कहा मान ली खोसा, लतीफ खोसा से शिकस्त। तो ये अगर उन्होंने ना किया होता तो उनकी भी सीट बरकरार कर दी जाती, क्योंकि वो भी वो लीडर्स में से थे जिनको नून ने हर कीमत पे जिताना था। और वो उन्होंने जब इतना बड़ा बड़ा डेफिसिट थोड़े से बकाया पोलिंग स्टेशन की काउंट से पहले वो डेफिसिट पूरा कर दिया, उस्ताद रफीक का भी हो जाना था। उसकी ग्रेटफुलनेस वैसे ग्रेटफुल ऑफ हिम। और लेकिन मियां साहब ने ऐसा नहीं किया, मरियम ने ऐसा नहीं किया कि वो भी फोन करके पहले कह देते कि जी ये हम मानते हैं इंडिविजुअल सीट पे। तो फिर मेरा ख्याल है कि इट वाज ए रिटर्न टू इनएविटेबली ए रिटर्न टू द ओल्ड पोलराइजेशन। एतजाज साहब, लेकिन अब ये जो फैसला है कि जी कैबिनेट में नहीं बैठेंगे, इससे तो ये एक इंप्रेशन जा रहा है कि अगली हुकूमत जो बनने जा रही है बहुत ही कमजोर हुकूमत होगी। जी कमजोर हुकूमत तो होगी, इसमें तो शक नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये बड़ी नुमाइंदा मतलब है नेक्स्ट टू पीटीआई जो नुमाइंदगी है वो पीपल्स पार्टी की है। अगर आप सही वोट काउंट करें तो, और जब किसी अदालत में चला गया मामला और मियां साहब 40,000 वोटों से हार गए या मरियम बीबी भी कोई 20-30 हजार वोटों से हार गई, और दीगरान का भी इनका यही नतीजा निकला, क्योंकि ये बैग कभी तो खुलने हैं। अब वो जमाना गया कि बैग नहीं खुलेंगे। अब जमाना जरा मुख्तलिफ है इस इलेक्शन के तहत, पर्टिकुलरली बिकॉज एक पार्टी को बहुत सॉलिड सा मिल गया है रियल टाइम जो मैंडेट है। हम उस मैंडेट की कंप्लीट नफी में नहीं एक्ट करना चाहते, बल्कि हमारी तरफ से तो मौक़िफ़ ये रहा है कि अगर वो मैंडेट अपना पूरा वो कर लेते हैं तो उनको करना चाहिए। और हम इस जो वीक एंड ज़ईफ़ सा मैंडेट है मियां साहब का, उसमें पूरी तरह शरीक होना हम नहीं चाहेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये मोहतात तरीके से चलना पड़ेगा। तो लेकिन एतजाज साहब, फिर मुझे तो आपकी बातों से ये इंप्रेशन आ रहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मौक़िफ़ है कि जनाब धांधली हुई है और मुस्लिम लीग नून को जो है वो कुछ झुल्लू फेर के जो है वो सपोर्ट दी गई है, आप इस नज़रिए को सपोर्ट करते हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को? हम ये कहते हैं कि जी ये सारा फैसला इसका होना चाहिए, और इसमें ये सिर्फ अना का मसला नहीं है, ठीक है, बल्कि आइन का मसला है। और इसमें अगर वो अपना मैंडेट साबित कर सकते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए, वो साबित करें, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट फोरम के सामने। हाँ, तो एतजाज साहब, मैं मतलब जाहिर बात है हमने आपके साथ बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं, प्रोग्राम्स किए हैं आपके साथ। आपकी इंक्लिनेशन हमेशा ये कहा जाती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर कहीं पे पुश करना है तो इट शुड बी टुवर्ड्स तहरीक-ए-इंसाफ, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। आपकी अभी भी ये राय होगी, अगर आप सजेस्ट करना चाहेंगे बिलावल साहब को कि अगर आइंदा फ्यूचर में जाके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ किसी किस्म का कोई इत्तेहाद डेवलप किया जाए? I would prefer that to an understanding with Noon. अच्छा. But I would also like to avoid for the time being a fresh election. A fresh election जो है वो भी एक बड़ी मतलब है, इलेक्शन पहले इतनी मुश्किल से हुए हैं, इसमें जो करेक्ट मैंडेट है, अगर करेक्टेड मैंडेट भी हो, करेक्टेड इन फेवर ऑफ पीटीआई, तो फिर वो करेक्शन उसके मुताबिक हो जानी चाहिए। और हम उस वक्त तक क्यों एक हतमी चीज में अपनी पोजीशन ले जाए, जबकि इसमें ये एक बात ज़हन में रहनी चाहिए
the third option is actually a fresh election अच्छा, or a fourth option, which is unacceptable to anybody at all. So two unacceptable and relatively one and the second being even more unacceptable. ठीक, कि वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कोई हो जाए, तो उससे पहले ये होना चाहिए कि इलेक्शंस को बचाया जाए। इलेक्शंस को बचाने के लिए ताकि एक नई इलेक्शन ना पड़ जाए, आ जाए ऊपर, तो उसकी बजाय कोर्ट्स और फोरम से अगर कोई निकल सकती है हतमी तौर पे मेजॉरिटी वाली पार्टी, तो वो आ जाए। लेकिन उसके बरक्स ये जो है थर्ड या जो मैं कह रहा था थर्ड या फोर्थ ऑप्शन, उसको अवॉइड किया जाए। और थर्ड इज द इलेक्शन के री इलेक्शन हो। इलेक्शन बड़ा ब्लीड करती है मुल्क को, ठीक है, और बड़ी पोलराइज्ड इलेक्शन ये भी हुई है, अगली भी पोलराइज होगी। तो इसलिए हमने ये एक फैसला किया है कि इसको चलता रखना चाहिए जो है, but subject to law, and because of that we will play, we will sit in the back seat and let the National Assembly make its way through the tenure, subject to the legal challenges that are made. But हम एक प्रेसिपिटेट ना करें एक नई इलेक्शन को या इंटरवेंशन को। एजाज साहब, यहाँ पे अब एक क्योंकि जाहिर बात है आपका भी ताल्लुक पंजाब से है, मरियम नवाज का नाम लिया जा रहा है कि मरियम नवाज कुड बी द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर सीएम पंजाब, और जाहिर बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर विफाक में सपोर्ट कर रही है तो शायद पंजाब के अंदर भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। उनको बतौर सीएम पंजाब किस तरह देख रहे हैं आप? वो चीजें मैं उनके बारे में कह सकता हूँ, मेरा ख्याल है एक तो, लेकिन ये चॉइस तो उनकी पार्टी की होगी ना, अगर वो उनको जानी हुई ये चीफ मिनिस्टरशिप पंजाब की, डिपेंडिंग अपॉन लीगल चैलेंजेस अगेन हर ओन चैलेंज टू हर ओन मेंबरशिप आल्सो, पर खैर वो उनकी चॉइस है। बट अबाउट हर आई विल से वन थिंग, एक तो लगते ही है कि वो हार्ड ओपिनियन रखने वाली शख्सियत है, एंड शी इज somehow has a vanity which will brook no opposition and no disagreement to her point of view. So she'll be a harsh chief minister. But at the same time, I will concede to her कि उन्होंने वो बड़ी उसने दिलेरी दिखाई है। अपने खानदान के हवाले से देखें तो कि बाकियों की निस्बत से तो बहुत ही ज्यादा, कि वो वालिद के साथ उस वक्त चली आई लंदन से जब के उसने सीधा जेल ही जाना था, गिरफ्तार ही होना था, और ये अनसर्टन था कि किस तरह की कंडीशन होंगी और क्या होगा। एंड शी केम, जबकि उसके दोनों भाई वो लंदन में बैठे रहे और लंदन में ही वो छुपे रहे ना, जब दादी के फौत होने पे या वालदा के फौत होने पे तदफीन के लिए भी नहीं आए। और जब मरियम बीबी ये कहती है, ताना देती थी इमरान खान को कि आपकी औलाद लंदन में है और वहाँ बैठी है और वो आती नहीं है, उसकी औलाद तो फिर भी मतलब है अंग्रेज माँ की औलाद थी, लेकिन मियाँ साहब के बेटे तो दोनों खुद बाहर बैठे थे। तो ये तो उनकी एक तरह से ज्यादा शिकवा होना चाहिए था अपने वालिद से कि आपके बेटे दोनों क्यों बाहर बैठे हैं, क्यों भागे हुए हैं। हुकूमत चचा की आ भी गई तो वो भी बाहर बैठे रहे और जब भी नहीं आए वापस। तो ये लेकिन ये मैं उनकी बात अप्रिशिएट करता हूँ। शी केप्ट दी पार्टी गोइंग, वापस आके बड़े बड़े जलसे किए उसने, इवन व्हेन मियां साहब वाज बैक इन लंदन एंड इन सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल बाय ऑन अ मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत बयानी करके वो गए कि जी वो बीमार है या कुछ है, वहाँ एक दिन अस्पताल नहीं गए, कोई मेडिकल चेकअप नहीं कराया, तो और बिल्कुल हशाश बशाश लगते थे। आज से तो बेहतर सेहत लगती थी उनकी। तो वो
ये मैं उसको जरूर क्रेडिट दूंगा मरियम को, but she'll be a hard taskmaster, and I don't know whether she will prove to be a competent chief minister or not, but she'll be a hard opinionated chief minister. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एतजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से आज जो अनाउंसमेंट हुई है कि वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया जाएगा लेकिन कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे, उस पर अपना तबसरा कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी एतजाज अहसन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, मैं वैसे ही विजुलाइज कर रहा था, लग इस तरह रहा है जैसे नून लीग के वजीर आजम को दरख्त पे चढ़ा के नीचे से सीढ़ी खींच ली गई है। सर, ये घाटे का सौदा नहीं हो रहा जो कुछ आप लोग कर रहे हैं? मुल्क की सलामती, मुल्क की इस्तेहकाम और मुल्क की वो सूरत हाल जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, मुश्किल तरीन हालात हैं, उसमें से निकलने की एक जदोजहद हो, एक स्ट्रगल हो, तो उसमें फिर सौदा नहीं किया जाता बल्कि एक अज़म के साथ एक फ़ैसला किया जाता है। ठीक। और मुस्लिम लीग नून ने अज़म के साथ ये फ़ैसला किया है कि हम इस चैलेंज को कबूल करेंगे, और जिन सूरत हाल पे हुकूमत हमें संभालनी पड़ रही है या आगे मुमकिन तौर पे हुकूमत बन रही है, उसकी तमाम जो आप कहें कि चैलेंजेस हैं उन्हें समझते हुए, और जो 16 माह की हुकूमत है उसमें से कुछ का तजर्बा हमें हुआ भी है, उसको भी महसूस करते हुए आप ये कहें कि ये सख्त फ़ैसला है, मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन ये लिया गया है, और इंशाअल्लाह इसके लिए ज़रूरत जिस बात की है वो उस सबसे पहले तो साफ़ नीयत, उसके बाद बुलंद हिम्मत और नेक नीति, खुलूस, कमिटमेंट, अच्छी टीम, इंशाअल्लाह ताला परफॉर्म करेंगे। असल सवाल ये है कि ये ना हो कि जब अगर आपकी हुकूमत खत्म होती है। एक बात कर लूं, जी जी बोले। दूसरी तरफ क्या है? बोले सर। मतलब दूसरी तरफ दूसरा फैसला क्या है कि पंजाब संभाल के घर बैठ जाएं? नहीं जी, हम तो रिस्क नहीं लेंगे, अपनी जो हमारी सियासी साख है उसको बचाएंगे, हम मुश्किल सूरत हाल में तो घर बैठेंगे, पाकिस्तान खुदा न खास्ता मज़ीद मुश्किलात में घिर जाए, लेकिन हमें अपनी सियासत प्यारी है। ये दूसरा रास्ता है। अच्छा। हमने पहला रास्ता अपनाया है इस चैलेंज को कबूल करने का और अज़म हौसले से इंशाल्लाह आगे बढ़ने का। चलें अजहर सिद्दीक साहब, ये जो भी फैसला इन लोगों ने किया, मैं वो देख रहा था सारा वनवंडैया हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में क्या आया? वो मैं रऊफ हसन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे सर? नंबर तो है नहीं आप लोगों के पास। बहुत शुक्रिया। मफादात की सियासत है, मफादात के जंग हैं। इलेक्शन से पहले शीरो शक्कर थे आसफ ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, और उस नाम पे एंटी नवाज शरीफ या एंटी मुस्लिम लीग नून पे वोट लिए आवाम से, और आज उस आवाम का सामना कैसे करेंगे, जो समझने वाली बात है। आज का आपने एक बड़ी ख़ास बात नहीं देखी कि सबसे पहले शहबाज शरीफ आए, उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद आके उन्होंने अपना एजेंडा रखा। उन्होंने कहा इलेक्शन सबको कबूल करने होंगे। हाँ। फिर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर आए, उनका नाम सेनेटर अब्दुल कयूम है, और वो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर है, उन्होंने भी आके यही बात दोहराई। ठीक। और फिर तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई बिलावल भुट्टो साहब की, तो डाउट क्या रह गया? यानी एस्टैब्लिशमेंट आज भी कायम है, कायम दायम है, या मुकद्दर या नसीब, ये छोड़ दें इस बात को। नजर आ गया कि भाई आप मुझे ये बताएं, आप इतना मंसूर साहब 15 दिन हैं इलेक्शन के रिजल्ट आने में, अभी हमने डाउट किया है, हमारे काउंटिंग चल रही है, हमारा फॉर्म 45 के हवाले 70 सीटों पे हमारा तनाजा चल रहा है, और इस बातों सारी को सामने रखते हुए आप जो ये बहुत जल्दी और इलेक्शन कमीशन का हाल देखें ना, वो धड़ाधड़ नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। तो भाई अभी तक जो मेरी इतला के मुताबिक 100 से ज्यादा
पिटीशन अपीलें फाइल हो चुकी हैं जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स के यानी पोल डे वाले दिन की हैं। तो ये बहुत कुछ बताता है। और वफादात की जंग, मिसाल के तौर पर मैं कई प्रोग्राम बैठा हुआ, MQM से पूछा गया, उन्होंने कहा जी हमने आइन में तरमीम, ओ भाई कौन सी, आपका दो तो है, अक्सरियत है ही नहीं, आपका तो मैंडेट नहीं, ये सारा मैंडेट तो चुराया हुआ है पाकिस्तान तहरीक। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के चक्कर लगा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं, आप कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ पे बैठ के इक़्तिदार आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, इससे बेहतर ये नहीं था कि आपकी टीम के अंदर एक बंदा जो जाता वो बिलावल भुट्टो साहब से, बिलावल साहब ने कहा जी इमरान खान साहब ने कह दिया नहीं करना इत्तेहाद, तो फिर आपके हाथ में क्या है? मैं बताऊं मंसूर साहब, ये पॉलिटिकल विजडम की बात है। अच्छा, इस दौर में अगर आज नवाबजा नसरुल्ला होते, मोहतरमा बेनजीर होती तो ये कभी नहीं होना था। क्या मैं बता दो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सियासत का तरीका एक और था, वो समझती थी इन सबको। क्या करती वो भाई, वो तमाम लोगों को आपस में बिठाती कि हालात इस वक्त ये हैं। सर आप लोग मिल ही नहीं रहे, देखिए ये बात नहीं है, वजह है कि हमारा लीडर इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, उनको एतराज है, वो हाई मॉरल ग्राउंड पे बात करते हैं, वो कहते हैं करप्शन में नहीं, लेकिन मैंने तजवीज़ दी थी मंसूर साहब, क्या मैंने तजवीज़ दी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया जाना चाहिए प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर, कि कोई करप्शन पे कंप्रोमाइज ना हो, बाकी चीजों पे कोई ना हो। 6 महीने आप तजर्बा करके देखें कि 6 महीने में उस प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर तो गलत फैसला है ना फिर ये तो नहीं, मैं ये गलत फैसला, उसकी वजह है कि फैसला ये फैसला कोई जमहूरी फैसला नहीं है। अच्छा। ये जमहूरी हुकूमतों ने तो किया है, लेकिन जिन्होंने फैसला कराया पता चल जाएगा आप लोगों को, मुझे तो कोई डाउट नहीं, यानी आप अंदाजा लगाएं कि मैंने आपके सामने आज ही के दिन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दी, ऐसा ना हो या मैं गलत कह रहा हूं। मुनीफ फारूक साहब, सर ये किसके फायदे का फैसला है, किसके नुकसान का फैसला है, थोड़ा जरा आप गाइड कीजिए, समझ नहीं आ रही है ये हो क्या रहा है सर? देखिए मंसूर साहब, समझ तो अब आपसे क्योंकि लिबर्टी हम ले लेते हैं, समझते तो अनुसार ही है, तुसी बड़े खोचल हो, लेकिन चलो लेकिन चले मैं जान भी देना है कि नहीं जान देना, मेरी समझ तो गल है, लफ्ज़ ही हो जाए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है जी। ते आप लेकिन चलें, क्योंकि आपने निहायत ही सादा अल्फाज में सारा मेरे पे मुद्दा डाला है। अच्छा। तो चलें मैं अब आपको सादा अल्फाज में बता देता हूँ। बात यह है जनाब कि पहले था, मैं हमेशा कहता था कि पिछला था हाइब्रिड निजाम शुरू हुआ इमरान खान साहब के दौर में, उसका एक नया वर्जन आया जब PDM की हुकूमत आई, वो हाइब्रिड आप कह लें, उसका एक थोड़ा सा अब आ रहा है हाइब्रिड प्रो मैक्स। तो इसमें अच्छा। जो निजाम की जो इसको जिस निजाम को, इस इत्तेहाद को जिस फेविकॉल से जोड़ा जाएगा ना, एडहेसिव होता है ना, आपने घर में देखा होगा, आपके को काम कर रहा हो तो अक्सर जोड़ते हैं लोग, लकड़ी को जोड़ते हैं जी, को, उसके लिए खास एडहेसिव इस्तेमाल होता है, फेविकॉल तो ये एडहेसिव है, एग्जैक्टली फेविकॉल जनाब। तो वो फेविकॉल जो है इस दफा, बल्कि इस दफा नहीं हमेशा की तरह जैसे, और ये बड़ा पुराना मंत्र है, तो ये बेसिकली इस दफा भी जो फेविकॉल है वो खास जगह, मतलब वो मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही है, स्पॉन्सर्ड है। अच्छा। अब इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि ना पहले किसी के पास इख्तियार उस तरह था, मैं हमेशा कहता हूँ नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है तो इख्तियार कहीं और ही होता है। अब इस वक्त जो इक्वेशन बन गई है, यहाँ पर इंतखाबात हो गए, जो वोटर का सेंटिमेंट है और जो लोगों का सेंटिमेंट है, कतई नजर इस बात के, वो एक और डिबेट है कि सियासत इमरान खान साहब की क्या है या तहरीक इंसाफ की क्या है। लोगों ने ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया है इमरान खान की जमात को और उनके नैरेटिव को, वो बात अपनी जगह आ गई। अब उनके टेक्निकल मसाइल हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पार्टी मौजूद है पर डिसफंक्शनल है। अब वो MWM के साथ उसकी छतरी के नीचे जा रहे हैं, तो हुकूमत तो वो कहीं नहीं बना पाएंगे सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के। और इमरान खान साहब का एक अपना मौकफ है कि जी मैं तो अब उसे आप हाई मॉरल ग्राउंड कह लें, उसे कोई दूसरी तरफ से अगर कोई एनालाइज करेगा तो वो इसलिए करेगा कि इमरान खान ये समझते हैं कि भाई मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा, तो मुझे क्या जरूरत है किसी कोई मफामत अपनी तरफ से दिखाने की। मैं भी अली अमीन गंडापुर को नामजद किया है वज़ीर आला के वो बनाए, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो जिस मर्जी को अपने मेंबर को कहें कि भाई तुम CM बनो, और वोट भी पड़ा है बेशुमार। तहरीक इंसाफ ने तो समझे तकरीबन स्वीप किया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा। अब जो इस वक्त सिचुएशन है, ये जिस तरह से मामला चल रहा है, अब इसमें देखिए सबसे बड़ा जो तलवार जिस पे लटकेगी ना, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अच्छा, ये हमारे भाई तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, पुराने सियासतदान हैं, हल्के की सियासत करते हैं, इनको खुद बड़ा अच्छा मैथमेटिक्स आता है कि सेंट्रल पंजाब अगर आप सिर्फ देख लें, बाकी छोड़ दें, 13 से देख लें, और आज PMLN कहाँ आके खड़ी हो गई है। मतलब कोई ये गुड 50 के करीब तो इनका फिगर हो जाता था सेंट्रल पंजाब से, ये अब ऑलमोस्ट समझें कि कोई उससे काफी नीचे आ गए हैं पंजाब। यार मुनीब साहब एक मिनट मेरी बात सुने, और बात पता क्या है, मैं हमेशा क्रिकेट के बारे में ना, क्रिकेट की एक मिसाल देता हूं कि क्रिकेट के मैदान में कौन किस तरह आउट हुआ,
किस हालात में आउट हुआ ये काउंट नहीं होता। बाद में जो स्कोर बोर्ड नजर आता है ना, उसके अंदर लिखा जाता है एंड में कि मैन ऑफ द मैच कौन था। भाई ये जो भी गेम है, आप नून लीग को बुरा भला कहें, कुछ भी कहें, डॉक्टर साहब की बात भी आपने सुन ली। मेरे भाई आज से 1 महीने के बाद जब लिखा जाएगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो कोई ना कोई शरीफ ही होगा ना। तो फिर ये घाटे का सौदा होता है या फायदे का सौदा? नहीं, अब यही तो प्रॉब्लम है ना। वो लिखा जाएगा कि वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे या मियां शहबाज शरीफ साहब होंगे, बट इशू ये है कि जो वो कहते हैं ना सर मुंडाते ही ओले पड़े, या ओले नहीं बम पड़ने हैं। वो कैसे पड़ने हैं? IMF आपके सर के ऊपर बैठा हुआ है, अच्छी खबरें आप दे नहीं सकते। आपको फाइनेंशियली इसको मैं आपको बताऊं, कोई तोप से तोप ले आए, PTI की हुकूमत आ जाती वापस, सबने सर पे हाथ रख के रोना था, दौड़ना था IMF की तरफ। नया मुआहदा करना पड़ेगा। आपको भी मुझे ख्याल में पता लग गया होगा, डॉक्टर साहब को तो पता है और अदर सिद्दीक साहब को भी पता लग गया होगा, हम सबको लग पता गया है जितनी बिजली महंगी हुई है पाकिस्तान के अंदर, और अभी हो रही है विद एवरी पासिंग डे। आपको भी लगा, मुझे भी लगा। अच्छा जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो अब वो सोलर इंशाल्लाह मैं आपको कहता हूँ, आपको हम देते हैं। हाँ नहीं, वो लगवा के भी आप ही देना, बाद में आपको पैसे देते रहेंगे हम सारे। तो मेरी गल सुनो, अब मेरी गल सुनो 1 मिनट, अब मेरी गल सुनो, मैं अन्ना भी खोचल नहीं हूँ। ठीक हो गया। शायद इससे काम है जी, ऑन एयर सारा काम बढ़ जाए। डॉक्टर साहब ये आप सुन रहे हैं मुनीब साहब क्या कह रहे हैं? सर ये आगे मुश्किलात ही मुश्किलात है सर। क्यों पहले भी यही किया आप लोगों ने? PDM की उसमें भी गवर्नमेंट बना दी थी। बहुत से लोग कहते थे कि चले जाएं इलेक्शन में, ना करें ये काम। सर आज फिर वही काम आप लोग कर रहे हैं, फिर वही गलती करने जा रहे हैं। इसका क्या फायदा होगा सर? बेहतर नहीं है कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं उसी को हुकूमत बनाने दें पाकिस्तान तरीके से। आपको संभालो भाईजान, आपको सबसे ज्यादा वोट मिले, संभालें मुल्क। देखिए, तो आज भी शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही है मंसूर भाई कि आप आज़ाद अरकान, उनकी मुराद ज़ाहिर है उन्हीं अरकान से है जिनकी आप बात कर रहे हैं, कि आप अगर अक्सरियत साबित करते हैं, गवर्नमेंट तो अपनी जो उनकी इस वक्त पोजीशन है वो भी नहीं बना सकते। अब उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है जी कि ना हम मुस्लिम लीग नून से बात करेंगे, ना पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, ना हम किसी और से बात करेंगे। तो वो हुकूमत कैसे बनाएंगे? ज़ाहिर है नहीं बना सकते। अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिल के वो हुकूमत बनाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह बनाएं, लेकिन उन्होंने कर दी है इस बात से। अब उसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें वो ऑप्शन जो आपने कहा ना कि जो 16 माह की हमारी हुकूमत थी कि उसमें ये ऑप्शन थी कि इलेक्शन में चले जाएं, गवर्नमेंट ना बनाएं। हाँ। लेकिन वो ऑप्शन अब मौजूद नहीं है। अब इलेक्शन के बाद एक आप ऐसी सूरत हाल में आ गए हैं कि जिसमें 5 साल आगे पड़े हुए हैं। ठीक है, 16 माह में आप यकीनन ये फैसला है जो आप करना चाह रहे थे, कोई पॉलिसी बनाना चाह रहे थे, उसमें इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, वो 16 माह की गवर्नमेंट में तो हो नहीं सकता था। अब आपके पास 5 साल का एक टर्म है, फ्रेश इलेक्शन हुए हैं, और उसके बाद सूरत हाल यकीनन चैलेंजिंग वह है और उसी तरह है जैसे आपकी कोalition गवर्नमेंट की थी उसके आगाज़ में जो थी। ठीक, लेकिन आपके पास टाइम नहीं, पूरी एक टर्म पड़ी हुई है। उसमें बेहतर अंदाज से आप अगर अच्छी आपके पास टीम है, खुलूस नीयत जो मैंने आपसे कहा, मेहनत है और आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये टास्क मुश्किल जरूर है। डॉक्टर साहब करेंगे पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पर सर, किस तरह करेंगे? नंबर तो है नहीं आपके पास दोबारा चढ़ाना सर, नंबर तो है नहीं, आपको तो रिलाय करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी के ऊपर, दीगर जमातों के ऊपर। बिल्कुल रिलाय करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने ये बात की कि हमने इलेक्शन से पहले भी ये बात की थी कि हम जमातों से राब्ते इलेक्शन से पहले भी कर रहे हैं जो मुल्क की बेहतरी के लिए कमर बस्ता हैं, सोच रखती हैं। और अगर हम सादा अक्सरियत में आ भी गए तब भी हम दीगर जमातों से बात करेंगे जो मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कमर बस्ता होंगी। आज जो जमातें हमारे साथ आ रही हैं गवर्नमेंट में, हमें यकीन है इस बात का कि पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र के ऊपर सारे अपना हिस्सा डालने की कोशिश करेंगे। चल ठीक, इसी नीयत के साथ सारे चलेंगे कि हम मुल्क की कुछ सिमत दुरुस्त करें, और वो दुरुस्त होगी तो आपकी सियासत की सिमत दुरुस्त होगी। ठीक है, उसके बगैर सियासत की सिमत दुरुस्त नहीं हो सकती। वंस यू आर इन द गवर्नमेंट यू हैव टू डिलीवर। ठीक है अजहर साहब, ये एक जो थोड़ी देर पहले भी दैट इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है सर, अली अमीन गंडापुर साहब की जो अनाउंसमेंट हुई है कि जी उनको CM बनाया जाएगा, ये सिग्नल को ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा। अच्छा, मैं अभी चेक कर रहा था 26 मुख्तलिफ FIRs कटी हुई हैं उनके खिलाफ, 9 मई के हवाले से भी नाम उनका जो है वो लिया जाता है।
अब ये भी कहा जा रहा है कि जी किसी वक्त गिरफ्तार भी हो सकते हैं, तो एक ऐसे शख्स को, मुतनाज़ा शख्स को वज़ारत आला के मनसब पे बिठा देना जो किसी वक्त गिरफ्तार भी हो सकता है, ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? देखिए अपना मंसूर साहब, बात बड़ी वाज़ेह है कि फसायत का दौर 2 साल आपने देख लिया। उस दौर में क्या कुछ हुआ, ये सारी झूठी FIR हैं, इमरान खान के खिलाफ भी हैं, सजाएं भुगत रहे हैं, इमरान खान भी जेल के अंदर है, सजाएं हो चुकी हुई हैं। हमने तो देख रहे हैं कि एक पार्टी का लॉयल आदमी और एक खड़ा होने वाला आदमी, वरना तो हम सब ने देखा भागे ना। उस्मान बुज़दार को बना के देखा आपने, देख लिया, परवेज खटक आपने देख लिया, आपने महमूद आपने साहब ने देख लिया। तो अब तो हम द बेस्ट चॉइस जो थी, बड़ा सोच विचार के, ऐसा नहीं है। और आप जब वो वजारत आला पे जब आएंगे तो उनका तरीका सियासत आप देखिएगा, बहुत फर्क, बड़ी सोबर सियासत करेंगे, ये मैं बता दूं आपको। अच्छा। हमें उस पर अब ट्रस्ट करना है। मैं दूसरी बात आपको बताऊं, देखिए मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या बड़ी इकोनॉमी का बड़ा बहुत 85 के प्रोजेक्ट, यानी ये 85 का जो प्रोजेक्ट है ना, ये तबाह बर्बाद हो चुका है। इनके पास कुछ नहीं है, इसहाक डार है उनके पास। उसका जवाब मैं क्या कहूं, वो मिफ्ता इस्माइल सुन ले, चले मिफ्ता इस्माइल को छोड़ के वो जुबैर को सुन ले, चले जुबैर को छोड़ के शायद का कान बासी को सुन ले। यानी उन सबको अगर आप सुन ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस मुल्क, इनके पास कुछ है। यानी ये एक पार्टी जो अपना मैनिफेस्टो ही नहीं बना सकी, आप अंदाजा लगाएं, 85 का प्रोजेक्ट, मैनिफेस्टो कोई नहीं है। अच्छा, ये हमें ख्वाब दिखा रहे हैं। तो यानी PDM-1 ने जो इस मुल्क की तबाही की है, आप उठा के तो देखें, डॉलर कम, यानी हमने कोरोना के दिनों के अंदर ब्लूमबर्ग ने कहा, मैं नहीं कह रहा, कि उस दिनों हमने इकोनॉमी किस तरह बैलेंस रखी। अब सवाल ये है कि ये अब पड़ गए फिर वही लूट मार में, जो लूट मार इन्होंने 16-17 महीने की है, इन्होंने कहा अब शुरू कर दें। यार अज़र साहब, बात दोबारा वही मैं कह रहा हूँ कि बात एंड पे वही आती है कि वज़ीर आज़म कौन है, जो मैंने मुनीर साहब ने मैं इसका जवाब, तो आप लोग कर लेते, आप लोग नहीं, पीपल्स देखिए, पार्टी से मैं- बात ही मैं- नहीं मैं- करते, देखिए, किसी से बात नहीं करते, इससे भी नहीं मैं- करेंगे, उससे भी मैं- नहीं करेंगे। फिर मैं एक बात छोटी सी करना मंसूर चाहूँगा साहब, इन्होंने जी, देखे मैं ना, आ रहा हूं डॉक्टर साहब। इन्होंने देखे, इन्हें बड़ा सोचना चाहिए था। ये सवाल ये नहीं है, यानी आप आज अभी तो 8 तारीख और आज 13 तारीख है, अभी तो हम इलेक्शन के झंझट में फंसे हुए हैं। हमारा जो लीडरशिप से मुलाकात, आज चेयरमैन से मुलाकात आज हुई है। आप अंदाजा तो लगाए ना, एक आदमी जेल के अंदर बैठा है, लेकिन आपको जल्दी क्यों पड़ी है? जल्दी इसलिए पड़ी हुई है कि खुदा ना खास्ता कल अगर इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में चीजें चेंज होती हैं तो ये मसाइल ना बन जाए। कल फिर पीपल्स पार्टी या बाकी सियासी जमातों के इनको बिठाने वालों ने बिठाया, और मैं नहीं कह रहा, आपको भी पता है, अब मुनीर ने भी बात कह दी है, फेविकॉल की बात कर रहे हैं। वो फेविकॉल यानी आपके यहाँ पता है, आपके यहाँ फेविकॉल एक ही है। अब फेविकॉल बार बार कोई नहीं फेविकॉल नहीं आनी है। फेविकॉल आपकी तरफ भी था। देखिए, फेविकॉल ने हमेशा रोल प्ले किया है। आप याद रखिए, आप ये मत ये में रखिएगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं फर्क बताता चलूं। हम पे इल्जाम लगता रहा कि जनाब उस वक्त RTS बैठा था इमरान खान को, भाई उस वक्त RTS बैठा था इमरान को हराने के लिए। मैंने बड़ी दफा कहा है, अगस्त 2018 में इमरान खान आए, अप्रैल 2019 में इनसे राब्ता हो गया। आपके प्रोग्राम के अंदर ही ख्वाजा आसिफ यही बैठे हुए ये बात कही थी। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि इनके पास फेविकॉल, इनके पास लोकल फेविकॉल नहीं है, इनके पास इंटरनेशनल फेविकॉल है, और उसका फेविकॉल का बस रात आप देख रहे हैं ना, और हालत इस वक्त, उसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है। हुसैन हक्कानी क्या कर रहा था इनके पास, अगर मोहसिन नकवी वजीर आला देख लें, वो कहां से इंपोर्ट हो गया है, और आज जिस तरह की मुलाकात है ये लोग करते फिर रहे हैं, वहां से अंदाजा हो जाता है। इधर फेविकॉल, लेकिन ये फेविकॉल इस दफा इंटरनेशनल फेविकॉल भी काम नहीं आनी इनकी। आवाम इनके लिए क्या हाल करेंगे देख लीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं। ये जो इंटरनेशनल फेविकॉल जो है वो भी काम नहीं आएगा, अज़र साहब फरमा रहे हैं, तो फिर ये इमारत किस तरह खड़ी होगी अगर फेविकॉल ही नहीं होगा बीच में? इमारत क्या फैसल वाटा साहब जिस तरह कहते हैं कि महीनों और सालों की बस बात है, धड़म करके गिर जाएगी? इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी कि फेविकॉल का जोड़ जो है वो कितनी देर चलेगा। तो मुनीब साहब, मैं और आप तो दोनों ही टॉक शोज करते हैं, तो सर ये अब क्या हम गिनती करना शुरू करें, या आपको लग रहा है कि 5 साल तक जो है ये प्रोजेक्ट चलना है? या जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने भी बात की कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि 2019 में ऑफर आ गई थी, तो ये भाई 2024 चल रहा है, क्या 2025 तक का ही देखें ये सफर, या आपके ख्याल में 2029 तक चलेगा ये फॉर्मूला? देखिए, बात यह है कि जो ये फेविकॉल है, या जो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के इक़्तिदार में आना है, ये मतलब ज़ाहिर बात है, इसमें क्या है, इमरान खान साहब बैठ के आए, वो उनको लाया गया, उनकी हुकूमत बनाई गई, चलाई गई, बंदे तोड़े गए, असेंबली चलाई गई, वोटिंग कराई गई, पता नहीं क्या क्या उस वक्त होता था। स्पीड डायल पे आपको पता है जनरल फैज साहब होते थे, वो कहते थे फलाने को अंदर करवाओ, फलाने को ये करवाओ। कोई शहजाद अकबर साहब को ना, उनको वो, क्योंकि शहजाद अकबर साहब हमारे दोस्त भी हैं,
तो वो खान साहब उनको बड़ा दबाया करते थे, यार तुमसे बंदे अंदर नहीं होते, देखो मैंने कैसे शहबाज शरीफ को अंदर कराया, देखो मैंने कैसे अंदर करवाया। तो वो बड़ा मजेदार काम था। लेकिन फिर जाहिर बात है वो किसी ना किसी पे जाके ये चीजें एंड होती हैं, वो हो गई। अब खान साहब के अपने भी फिर शौक थे। लेकिन चले, अब बात ये, उसके बाद भी जो कुछ हुआ वो भी जाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट के मरूने मिन्नत था। वही लाए थे, वही लिंचपिन थे, उन्होंने वो लिंचपिन निकाली तो धड़ाम से गिर गई हुकूमत। फिर पीडीएम की हुकूमत आ गई। अब जो हुकूमत आई है ये भी जाहिर बात है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ तो नहीं चल सकती ना ही उनकी सपोर्ट के बगैर चल सकती है। हाँ, इशू यहाँ पर क्या है कि अगर तो ये फैसला एक ब्रॉडर कंसेंसस हो गया है और वो उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मुक्तदरा अगर ये समझती है कि नहीं अब इस मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए और 5 साल तक कोई जोड़ तोड़ नहीं होनी, 5 साल तक डिलीवरी कराएं, मुल्क स्टेबल हो, इकोनॉमी स्टेबल हो, क्योंकि इकोनॉमी वो उनके लिए भी नंबर 1 एजेंडा है, चीफ के लिए भी नंबर 1 एजेंडा है। वो हर जगह यही बात करते हैं SIFC हर जगह कि इकोनॉमी नंबर 1 एजेंडा है। और आपको याद होगा हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जब बनी रिसेंटली, कोई साल 1.5 पहले, तो उसमें जो एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी थी वो पिवट था उसका, जिसके गिर्द हर चीज घूमती है। अब इशू ये है, अगर तो स्टेबिलिटी इकोनॉमी के लिए लानी है तो फिर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए फिर कोई जोड़ तोड़ नहीं होगी, फिर कोई एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, फिर मामलात को सुकून से और ऊपर छड़ी रख के किसी को बैठना पड़ेगा, जैसे क्लास में बच्चे बैठते हैं ना तो एक हेड मास्टर बैठते नहीं। तो फिर मुनीब साहब इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी को जो है वो संभाल लिया जाएगा, उनको मतलब वो अच्छे बच्चे बन के बैठेंगे, कोई शरारतें नहीं करेंगे। देखिए, पीपल्स पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक इसलिए वो बेनिफिट में ही है। मुस्लिम लीग नून तो अभी जारी बात है लोगों को कोई इनको अभी फिलहाल तो कोई रिलीफ नहीं दे पाएंगे ना, जाएंगे ऊपर। कोई जो भी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे जी पॉलिसी ये वो पॉलिसी भी बनाए, लेकिन बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी जिसका ब्रांट अवाम फेस करेगी। पीपल्स पार्टी किसी चीज में किसी क्रिटिसिज्म का हिस्सा नहीं बनेगी, यानी कोई उन पे कोई लान तान कर ही नहीं सकता, वो वजारतों में नहीं होंगे। वो ये कहेंगे आराम से कि भाई हमें क्या है ये हुकूमत, जब उनका दिल करेगा वो लताड़ भी देंगे हुकूमत को, कहेंगे इनसे मैशत नहीं चल रही, लेकिन क्या करें जी, निजाम को चलाना है, इसलिए हमें। डॉक्टर साहब ये मुनीब फारूक साहब बहुत जो है वो ब्लीक किस्म की पिक्चर सर पेश कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है इस किस्म की बातों से कि आपको ही ना कन्विंस कर दे कि नहीं भाई जी सानू नहीं चाहिए, तुसी अपने कोल ही रख। नहीं, डॉक्टर साहब को पता है, डॉक्टर साहब पुराने शख्सियत, डॉक्टर साहब तो सारा पता है। मुनीब साहब ये मत करें यार, इस तरह मुश्किल से हुकूमत बनी। डॉक्टर साहब ये आपका वोटर क्या करेगा सर, किस तरह रिएक्ट करेगा फिर? देखिए जी, मुनीब साहब वही मेरे भाई हैं, आपको पता है, वो बहुत ब्लीक पिक्चर पोर्ट्रे तो कर रहे हैं, लेकिन और बड़ी जो उन्होंने मंजर कशी की है सूरत हाल की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में ना होते हुए भी ज़ाहिर है अपना एक शेयर ले रही है। और जब कभी तंज के नश्तर बरसाना हुए वो भी बरसा देंगे, जो उन्होंने अपने अल्फाज में ये बात की है जी। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि भाई जी फिर कोई अगला हाल भी दस दो करिए के जब भी बताएं फिर। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सारी सूरत हाल का अंदाजा हमें भी है इसका अंदाजा हमें भी है। अच्छा, लेकिन ये जो फैसला है ये एक चैलेंज है, आपने इसे कबूल करना है या भागना है, रिंग में खड़े होना है या भागना है। ठीक, ये सिचुएशन है, खतरात हैं, हमारी है डॉक्टर साहब इसका सियासी साख है, हमारी सियासत का मुस्तकबिल है सर। और वो सारा हल है जी, और सर वो हल है उनके पास। बात में है कि आपने डिलीवर करना है। डॉक्टर साहब वो अगर आप डिलीवर कर गए, परफॉर्म कर गए, पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल गए, मईशत जो है वो बेहतर कर गए, तो सारी चीजें ठीक हैं। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं, मुनीब साहब कह रहे हैं मेरे पास हल है सर, उनका हल तो सुन। मुनीब साहब जल्दी से हल बताएं भाई। बात ये है कि एक होता है एक हाथ से सलाम, एक होता है दोनों हाथ से सलाम, जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत, उल्फत और इज्जत में इजाफा होता है। वो दोनों हाथ का सलाम करें और हाथ जोड़ें कि सर साढ़े को नहीं काम होता, एक काम साढ़े तो पा रहा है, ये जरा को होर ही काम चला लो ये। अच्छा हाँ, अब ये डॉक्टर साहब को पता है मैं क्या कह रहा हूँ। दोनों हाथों से सलूट करके जो है वो डॉक्टर साहब ये सर हल आ गया सर। बात आपकी जो है ना वो मुझे नहीं ये हल नहीं है ना, ये भागने का तरीका है। अच्छा, सियासी जमातें भाग तो नहीं सकती, हमारी स्टेक्स इस मुल्क के साथ हैं, हमें इस मुल्क ने इज्जत दी है, शनाख्त दी है, पहचान दी है। नवाज शरीफ 3 दफा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2 दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को देखें, हमारी लेगेसी है इस मुल्क के साथ। हमने मुश्किल हालात से मुल्क को पहले निकाला है, मुस्लिम लीग नून का अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट रहा है। आज हम मुल्क को मुश्किल हालात में छोड़ के कमरे में बंद करके हम जनाब अपना छुप के बैठ जाए, कैसे नहीं करना भाई। ठीक, चैलेंजेस से पहले भी रहे हैं। ठीक, अच्छा साहब, वोटर जो मैंने आपको बताया है कि वो एक ही सोल्यूशन है, वन लाइनर है। अगर हम इस मुल्क के लिए
इस नाजुक सूरत हाल से मुल्क को निकाल गए, बेहतरी कर सकी। मुल्क सबसे पहले बचेगा, उसके साथ हमारी सियासत भी बचेगी, हमारा वोट बैंक भी बचेगा और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। बहुत टफ सूरत हाल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हम मायूस नहीं है, फिक्रमंद जरूर है। मैं टाइम खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच, और मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ये मानती है कि मुश्किल फैसले हैं लेकिन मुल्क को कौम की खातिर और मेरे ख्याल में अपनी कुर्सी की खातिर ये फैसले करने पड़ेंगे उन्हें। कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।